नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर बबीता काजल, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा विश्वविद्यालय परीक्षा हेतु संचालित ज्ञानदूत 2 में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम एक साहित्यकार के बारे में बात करने वाले हैं। वे साहित्यकार जो हिंदी साहित्य में बहुत बड़े कवि हैं, वे साहित्यकार जो हालावाद के प्रवर्तक कहलाते हैं, उत्तर छायावाद के कवि कहलाते हैं। हाँ जी, ठीक समझा आपने। वे हैं हरिवंश राय बच्चन। तो आज इस वीडियो में हम हरिवंश राय बच्चन जी पर बात करने वाले हैं। जब हम हरिवंश राय बच्चन जी की बात करते हैं तो बहुत सारी उनकी रचनाएं हमें याद हो आती हैं। तो उन रचनाओं पर, उनकी विशेषताओं पर, उनकी आत्मकथाओं पर बात करने से पहले हम थोड़ा सा उनके जीवन परिचय के बारे में बात अवश्य करेंगे। उनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। 27 नवंबर 1907 ईस्वी को कायस्थ परिवार में उनका जन्म होता है। गांव बाबूपट्टी जो उत्तर प्रदेश में है, प्रतापगढ़ ज़िले में उनका जन्म होता है। और उनकी जो मृत्यु की तिथि है वो 18 जनवरी 2003 और स्थान है मुंबई। 95 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी इस देह का त्याग किया। मूलतः हरिवंश राय बच्चन को हम जो नाम से जानते हैं वो हरिवंश राय बच्चन, लेकिन मूलतः उनका जो नाम है वो हरिवंश राय श्रीवास्तव था। और उनके जो पूर्वज, जैसा कि उन्होंने अपनी आत्मकथा में उल्लेख किया है, उनके पूर्वज मूल रूप से उत्तर प्रदेश में अमोड़ा के निवासी थे। और अपनी आत्मकथाओं में उन्होंने पूरे विस्तार से अपनी पूर्वजों का जो श्रृंखला है, जो शाखाएं हैं, उनके बारे में बात की है। इनके जो पिताजी थे उनका नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव था और माता का नाम सरस्वती देवी था, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसी तरह इनकी पहली पत्नी, 2 विवाह हुए थे इनके। पहली पत्नी का नाम श्यामा था और दूसरी पत्नी तेजी बच्चन थी। तो पहली पत्नी जो है वो 1926 में उनके साथ इनका विवाह हुआ। 1926 से 1936 तक इनका साथ रहा। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इनका विवाह होता है 1941 में तेजी बच्चन के साथ, और 1941 से लेकर ये जीवनांत तक अपनी पत्नी तेजी बच्चन के साथ रहे। कवि थे, लेखक थे, प्राध्यापक थे और बहुत सारी प्रतिभाएं, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा कौशल और लेखन कौशल और विशेष रूप से कविताएं और आत्मकथा, इसको लेकर आपको विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई। हिंदी साहित्य जगत में आपको एक अलग पहचान मिली। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, हालावाद के प्रवर्तक थे, छायावाद के कवि थे, उत्तर छायावाद के कवि थे। 1938 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आपने अंग्रेजी में एमए किया। उल्लेखनीय है कि अंग्रेजी में एमए करने के बाद भी आपने हिंदी साहित्य में इतना उल्लेखनीय कार्य किया, लेखन कार्य किया, सृजन किया। 1938 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद में आपने उसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक का कार्य किया 1942 से 1952 तक। और इसी दौरान 1952 से 1954 तक आप इंग्लैंड में रहकर आपने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। और दिसंबर 1955 में विदेश मंत्रालय में आपको नियुक्त किया गया हिंदी विशेषज्ञ के रूप में। इस तरह से जीवन में आपने प्रारंभिक दिनों में बहुत संघर्ष किया, लेकिन धीरे धीरे आपके संघर्ष को एक पहचान मिली, एक दिशा मिलनी प्रारंभ हुई। इनके जो पिता प्रताप नारायण थे, जब ये छोटे थे तो वो लगातार मानस का पाठ करते थे, जिनका प्रभाव इन पर पड़ा। इसी तरह इनके बाबा भोलानाथ जो थे वो पढ़ने लिखने के और अखाड़े के शौकीन थे। भावों में बह जाने वाले संवेदनशील व्यक्तित्व था इनके बाबा का, इनके दादा का। और वहीं से उनको जो भावुकता और जो संवेदना मिली वो उनको इनके दादाजी से प्राप्त हुई, भोलानाथ से प्राप्त हुई। और बच्चन स्वयं कहते थे कि ज्ञात रूप से चेतन व अज्ञात रूप से अवचेतन की मेरी शिरा शिरा मानस से भीगी हुई थी। इसका कारण यही था कि पारिवारिक जो
उनका माहौल था, जो परिवेश था, उसका प्रभाव उन पर पड़ा और उनके पिता जो रामचरितमानस का पाठ लगातार करते थे, वो उसमें उस उनकी आत्मा जो है, जीवात्मा जो है, वो उससे कभी भी अलग नहीं हो पाई। बेहद भावुक और संवेदनशील व्यक्तित्व के स्वामी थे। हिसाबी बुद्धि नहीं थी इनके पास, अपनी माँ की तरह, सरस्वती देवी की तरह। उर्दू की शिक्षा इन्हें अपने प्रारंभिक शिक्षा जो है वो अक्षर ज्ञान माँ से प्राप्त हुआ। इसी तरह हिंदी का अक्षर ज्ञान जो है वो इनकी बहन से इनको मिला। बाद में चल के इन्होंने जो है वो अंग्रेजी को अपनाया, अंग्रेजी में एमए किया, अंग्रेजी में ही पीएचडी की, और फिर हिंदी में इतना जो है रचना कर्म इनका हमें प्राप्त हुआ। नाम को लेकर भी बात प्रचलित है कि हरिवंश बच्चन इनका नाम कैसे हुआ। हरिवंश इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि इनके माता पिता की जो भी संतान होती थी वो ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाती थी, तो किसी ने इन्हें हरिवंश पुराण इनकी माँ को पढ़ने को कहा, तो उन्होंने हरिवंश पुराण पढ़ा और फिर इनका जन्म हुआ, तो इनका नाम हरिवंश रखा गया। और श्रीवास्तव के स्थान पर बच्चन इसलिए जुड़ा क्योंकि बच्चन शब्द जो है वो उस प्रदेश में या उस क्षेत्र में बच्चे को लेकर जैसे संबोधित किया जाता है, तो जब ये छोटे थे तो बच्चन बच्चन इनको कहा जाता, और वो बच्चन नाम ही इनके नाम के साथ जुड़ गया और वही उनको सारी उम्र इनके नाम के साथ चला। तो इस तरह से ये हरिवंश राय बच्चन जो हैं वो कहलाए या उस नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार जब हम हरिवंश राय बच्चन जी की रचना अवधि को देखते हैं तो उस समय का जो परिवेश था उसमें बहुत संक्रमण की स्थिति थी, और पुराना जो है वो टूट रहा था, पुरानी धारणाएं टूट रही थी, नए को लेकर, अजन्मे को लेकर एक जिज्ञासा थी, एक भय था, भविष्य के गर्भ में था। भारत में भी राजनीतिक परिस्थितियां भी बहुत कुछ उनमें हलचल थी, और साहित्यिक दृष्टि से देखें तो द्विवेदी युग की वह अवधि थी, और पूर्व स्वच्छंदतावादी काल जिसे कहा जाता है वह था, और उस समय समकालीन संवेदना की अभिव्यक्ति का एक तरह से समय था। और जो काव्य आंदोलन है, काव्य आंदोलन का विकास उस समय हो रहा था, और देशभक्ति की चिंगारी जो है वो साहित्य में भी स्थान प्राप्त कर रही थी, भारत को एक तरह से नवीनता दे रही थी। कविता में भी वह नवीनता दिखाई देती है, और सामाजिक और राष्ट्रीय संवेदनाओं से जुड़ी हुई कविता का वह समय था। और उसके बाद जो छायावाद आता है, तो छायावाद को एक तरह से स्वच्छंदतावाद भी कहा गया, और उसमें विशिष्ट अभिव्यंजना हमें देखने को मिलती है, और शैली की दृष्टि से भी वो नए काव्य चेतना का एक तरह से युग था, रूढ़ियों से मुक्ति का की चेष्टा की जा रही थी, और राजनीतिक असफलता की जो पीड़ा है वो भी दिखाई देती है, हमें साहित्य में भी दिखाई देती है। जो दर्शन है वो वेदना का दर्शन है, राष्ट्रीय भक्ति जो है उस समय अपने आप में एक करवट ले रही थी, तो जो एक पीड़ा बोध है वो भी वहाँ पर हमें दिखाई देता है। और हालावाद ऐसे समय में आता है जब हालावाद में के बारे में डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि छायावाद के बाद और प्रगतिवाद के पूर्व की कविता को व्यक्तिक कविता कहा जाता है। व्यक्तिक कविता छायावाद की अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा है। तो इस तरह से छायावाद और प्रगतिवाद के बीच में जो समयावधि है, जो काल है, जो कविता है, वो हालावाद की कविता वहाँ पर ठहरती है। इस तरह से हालावाद का प्रवर्तन का श्रेय जो है वो हरिवंश राय बच्चन को जाता है। हालावाद जिसे व्यक्तिक कविता कहा गया, प्रेम व मस्ती का काव्य कहा गया, इसमें बच्चन जी थे, रामेश्वर शुक्ल जी ने भी लिखा, रामेश्वर शुक्ल, अंचल जी, भगवती चरण वर्मा जी ने भी लिखा। बच्चन जब अपना अध्ययन करते हैं तो बच्चन का पहला परिचय जो है वो उमर खयाम की रुबाइयों से होता है। उमर खयाम की रुबाइयाँ उन्हें बहुत प्रभावित करती हैं, और उसका वो अनुवाद करते हैं। वही अनुवाद मधुशाला के नाम से विख्यात होता है, प्रसिद्धि पाता है। उसके बाद वो मधुशाला को प्रसिद्धि के बाद में वो मधुबाला भी लिखते हैं, मधु कलश भी लिखते हैं, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, विकल विश्व, सतरंगिणी। कविता को उन्होंने बहुत नए तरीके से प्रस्तुत किया, अपने देशज भाषा शब्दों का प्रयोग करते हुए, उर्दू मिश्रित शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने जो है वो अपना काव्य लिखन किया।
बच्चन का वास्तव में देखें तो उन्होंने गीतों को नया संस्कार दिया और जो समय उस समय भारत के शोषण का जो समय था, उत्पीड़न का जो समय था, उसके विरुद्ध संघर्ष का समय था। युवा विद्रोही जो है वो रोमांटिक भावों के साथ सामने आते हैं, बच्चन की तरह बच्चन का अनुकरण करते हैं और पूरी रवानी के साथ उनका लेखन जो है वो साहित्य जगत में छा जाता है। कुछ विद्वान जो हैं, कुछ साहित्यकार जो हैं वो हालावाद को या कलश, मधुबाला, मधुशाला को लेकर जो कुछ लिखा उन्होंने वो उसे छायावाद से पलायन की कविता मानते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। वास्तव में जो मधुशाला का काव्य है वह सामंती बेड़ियों को तोड़ने का स्वर है, एक तरह से उसमें गहरा जीवन दर्शन छुपा हुआ है लिखे मधुगीत हमने, हो खड़े जीवन समर में, संघर्ष व विद्रोह, कविता व संघर्ष, सृजन व संघर्ष की वो बात करते हैं। इस प्रकार जब हम उनकी प्रमुख कृतियों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें बात करनी होगी उनके प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह की। उनका प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह आता है 1929 में, तेरा हार। तो ये उसके बाद में 1935 में मधुशाला आती है, जब वो कहते हैं सभी जाति के लोग यहाँ साथ बैठकर पीते हैं, सो सुधारकों का करती है काम अकेली मधुशाला। तो मधुशाला के माध्यम से, यद्यपि मधुशाला पर बहुत सारे आरोप लगाते हैं कुछ विद्वान, लेकिन एक गहरा फलसफा, एक जीवन का गहरी दृष्टि जो है वो वहाँ पर दिखाई देती है। मधुबाला जो है वो लिखी जाती है। फिर मधु कलश 1938 में आती है। आत्म परिचय 1937 में लिखते हैं वो। निशा निमंत्रण है, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिणी, हलाहल, बंगाल का काल, खादी के फूल, सूत की माला, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, धार के इधर उधर हो, या फिर उनकी कविता हो दो चट्टाने में वे लिखते हैं दुनिया बड़ी ओछी है, औरों को खुश देखकर लोग गुड़ा करते हैं, मातम मनाते हैं, जलते हैं, मरते हैं, हमने तो औरों की खुशियों में खुशियाँ मनाई हैं। तो ये कवि का जो संवेदनशील मन है, बहुत सारे भावों का आलोड़न विलोड़न करके आगे बढ़ता है। आरती और अरंगारे लिखता है, बुद्ध और नाच घर लिखता है, त्रिभंगिमा, 4 खेमे 64 खूंटे, बहुत दिन बीते, कटती प्रतिमाओं की आवाज़, उमर के प्रतिमानों के रूप, जाल समेटा, नई से नई, पुरानी से पुरानी, बहुत सारी रचनाएं जो हैं उभरते प्रतिमानों के रूप 1969 में जो आती है। इसके अतिरिक्त उनकी अगर रचनाओं का हम उल्लेख करें तो उनकी रचनाओं में हमें नाम लेना होगा आत्मकथाओं का। इस प्रकार आत्मकथाओं पर हम बात करते हैं, पहले कविताओं पर बात कर ले। उनकी जो कविताएं जो उन्होंने लिखे, उनका जो काव्य लिखा गया वो वास्तव में दोनों महायुद्धों के बीच जो मध्य वर्ग के विक्षुब्ध मन है उसको उन्होंने आवाज़ दी, उसको उन्होंने वाणी दी। छायावाद की जो लाक्षणिकता थी, जो लाक्षणिक वक्रता थी, उसकी बजाय उन्होंने सीधी साधी जीवंत भाषा और संवेदन सिक्त गेय शैली को अपनाया। व्यक्तिगत जीवन के जो सहज अनुभव थे उन्होंने उनको ईमानदारी से अभिव्यक्त किया अपनी कविता में। और मध्ययुगीन जो फारसी कवि उमर खयाम थे, उनसे वो बहुत प्रभावित रहे। उनका प्रभाव उनकी रचनाओं पर भी देखने को मिलता है, विशेष रूप से जो मधुशाला है, मधु कलश है, मधुबाला है, इन पर उसका उमर खयाम की रुबाइयों का मस्तानापन जो है वो उन्होंने अपनाया और जीवन के प्रति वही दृष्टिकोण जो है उनका दिखाई देता है। और एक तरह से जो मधुबाला को लेकर, मधुशाला को लेकर जो आक्षेप लगाते हैं, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो उन्होंने वहाँ पर एक रूपक दिया है। जीवन जो है वो मधु कलश के समान है,
दुनिया जो है वो मधुशाला के समान है, और जो कल्पना है वो साकी है, और कविता जो है वो प्याला है। तो उन्होंने पूरे एक जीवन दर्शन को उसके माध्यम से पिरोकर प्रस्तुत किया। सूफियाना जो एक तरह से मस्तानापन है, दीवानापन है, बेख्याली है, वो उन्होंने वहाँ पर प्रस्तुत किया है। और उन्होंने इसके अतिरिक्त कविता के साथ साथ में कहानियाँ भी लिखी, नाटक भी लिखे, डायरी भी लिखी, और आत्मकथाएं भी उनकी जो है वो बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्होंने हैमलेट, जनगीत, मैकबेथ, इसका अनुवाद भी उन्होंने प्रस्तुत किया। प्रवासी की डायरी के माध्यम से उन्होंने डायरी लेखन भी किया, और उनकी जो रचनाएं हैं वो बच्चन रत्नावली नाम से 10 खंडों में उपलब्ध हैं। जब हम उनकी आत्मकथाओं की बात करते हैं तो उनकी आत्मकथाओं ने भी हिंदी साहित्य जगत में बहुत लोकप्रियता प्राप्त की है। क्या भूलूं क्या याद करूं नाम से उनकी आत्मकथा का पहला खंड जो 1969 में आता है। उसके बाद नीड़ का निर्माण फिर 1970 में लिखते हैं वो। बसेरे से दूर 1977 में, और 10 द्वार से सोपान तक 1985 में। और डायरी लेखन उनका एक अलग से, जिसका हमने जिक्र किया, प्रवासी की डायरी आता है। तो इस तरह से 4 खंडों में उन्होंने अपने जीवन के पूरी जीवन यात्रा को बहुत रोचक अंदाज में प्रस्तुत किया है। कुछ बात हम जरूर इस आत्मकथाओं पर अलग अलग तरीके से करना चाहेंगे। पहले खंड की हम बात करते हैं। इस तरह जब हम आत्मकथा की बात करते हैं तो बच्चन जी ने अपने समग्र जीवन के संघर्षों, स्वप्नों, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामयिक सामाजिक इतिहास, मान्यताओं, परंपराओं व आधुनिक भावबोध की अपनी पहल को खुली किताब की तरह इन आत्मकथाओं की कड़ियों में प्रस्तुत किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में ये आत्मकथाएं अपनी विशेष पहचान रखती हैं। पहले खंड में क्या भूलूं क्या याद करूं, जो उनका बहुत ही लोकप्रिय, सर्वाधिक लोकप्रिय उनकी कथा का खंड जो है वो क्या भूलूं क्या याद करूं ही था। इसमें उन्होंने अपने जीवन की प्रारंभिक जो घटनाएं हैं, प्रारंभिक जीवन है 1936 तक का, 1936 तक का जीवन जो है उनका दर्शन, उनका घटनाएं, उनकी सारे जो उन्होंने उसमें रखा है। और उन्होंने प्रारंभ किया है अपने परिवार के, अपने पूर्वजों का इतिहास बताते हुए। मनसा से वो प्रारंभ करते हैं, जहाँ तिलहर के गुरु महाराज की कृपा से मनसा के बड़ा पुत्र, मंझला पुत्र और छोटा पुत्र होता है। उनकी आगे चौथी पीढ़ी में जाकर प्रताप नारायण होते हैं, और प्रताप नारायण जो है उनके पुत्र जो हैं वो हरिवंश राय बच्चन हैं। इसमें उन्होंने अपने जो चाचा, दादा भाई हैं, गणेश प्रसाद हैं, उनके चरित्र का बड़ा रोचक और कौतूहलपूर्ण वर्णन किया है। गणेश जो, जिनको गणेशी कहा जाता है, गंसी कहा जाता है, वो किस तरह से बीए तक फेल होते रहते हैं। अन्य सदस्य नायब साहब हैं, राधा हैं, महारानी हैं, तुलसी बाबा हैं, दादा हैं, पिताजी, सबका उन्होंने उसमें वर्णन किया है। हरिवंश पुराण कथा का उन्होंने किस तरह से उनका नाम हरिवंश राय बच्चन पड़ा उसका वर्णन किया है। अपनी संघर्ष गाथा को चित्रित किया है। तो जो प्रारंभिक खंड है उसमें उनकी प्रारंभिक शिक्षा कैसे हुई, उनके जीवन का व्रत, उनके जीवन का परिचय, उनकी जो परी है, उनकी जो स्कूल में पढ़ती है, चंपा से उनके प्रेम की कथा, चंपा की फिर मृत्यु की बात है, फिर परीक्षा में उनकी असफलता, फिर श्यामा से उनके विवाह का उल्लेख है, श्यामा की बीमारी का उल्लेख है, मधुशाला की लेखन की बात वहाँ है, अध्यापकी कैसे उन्होंने निभाई, ट्यूशन किस प्रकार से उन्होंने की, और जो अभिव्यक्ति है वो अपने आप में एक बहुत प्रबल अभिव्यक्ति है इस खंड में। और उन्होंने बताया है कि उनकी पत्नी के साथ उनका जो रिश्ता है उसको बड़ा उन्होंने भावभीने शब्दों में, भावुकता भरे हुए शब्दों में, बहा ले जाने वाले शब्दों में अभिव्यक्त किया है। श्यामा की स्मृतियों से भीगे हुए पन्ने जो हैं वहाँ हमें दिखाई देते हैं। तो ये प्रथम खंड में जो हरिवंश राय बच्चन हैं उनके कथाकार रूप हमें दिखाई देता है, उनका विवेचक रूप दिखाई देता है, और इस खंड में कथात्मकता की और विश्लेषण की प्रधानता है।
उनकी आत्मकथा के दूसरे खंड में नीड़ का निर्माण फिर इसमें उनके जीवन की 30 वर्ष की उम्र से लेकर 45 वर्ष की उम्र तक की जो उनकी जीवन की घटनाएं हैं उनका उल्लेख उसमें है। कथावृत्ति से ज़्यादा इसमें विवेचक रूप उनका मिलता है। विश्लेषण प्रधान यह खंड है। 1936 से लेकर 1941 तक जब वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उनको नियुक्ति मिलती है, उसकी कथा का वर्णन है। इस दौरान श्यामा की मृत्यु का उल्लेख है। बच्चन जी के संघर्ष की गाथा है। बरेली के कवि सम्मेलन से लौटते समय जब युवक की मृत्यु हो जाती है उसका उन्होंने चित्रण किया है, सार्थक विश्लेषण किया उसका। स्वयं का भी वो मूल्यांकन करते हैं और आइरस से उनका प्रेम, आइरस द्वारा प्रेम को ठुकरा दिया जाना और आइरस के प्रेम में, एक तरफा प्रेम में पड़कर उनका धर्म परिवर्तन के लिए तैयार हो जाना और इस सदमे के कारण उनके पिता की मृत्यु और पिता की मृत्यु का जो पश्चाताप है या जो ग्लानि है उसका भाव। फिर उसके बाद अबोहर में जो साहित्यकार सम्मेलन है उसमें उनकी उपस्थिति, साहित्यकार सम्मेलन से लौटते समय तेजी से उनकी मुलाकात तेजी बच्चन से, तेजी से उनके प्रेम विवाह का और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नियुक्ति का, सबका, इन सारी घटनाओं का उन्होंने बहुत ही ईमानदारी पूर्ण विश्लेषण किया है। एक तरह से ये आत्मविश्लेषण परक उनका खंड है जिसमें जो तेजी का नारी रूप है, पत्नी के रूप में उनकी जो छवि है उसका उन्होंने विश्लेषण किया है, उसका श्रेष्ठ रूप वहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो ये सारी घटनाएं जो हैं वो उनके द्वितीय खंड से जुड़ी हुई हैं, नीड़ का निर्माण फिर। उनकी आत्मकथा का जो तीसरा खंड है उसका नाम है बसेरे से दूर। नाम से ही हमें पता चलता है कि जब वो विदेश में जाते हैं पीएचडी के लिए, अपने शोध कार्य के लिए, उसका जो प्रवास का समय है उसका उल्लेख उसमें है। 1941 के बाद का जो घटनाक्रम है, इलाहाबाद नियुक्ति से लेकर दिल्ली में विदेश मंत्रालय में नियुक्ति, उसके पश्चात इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब वो नियुक्ति के पश्चात कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाते हैं इंग्लैंड से पीएचडी करने के लिए, तो इंग्लैंड के कैम्ब्रिज कॉलेज का जो निवास है वहाँ का, उसके प्रवास का उल्लेख उन्होंने किया है। ईट्स पर उन्होंने शोध कार्य किया, अंग्रेजी काव्य का अध्ययन किया उन्होंने और उस वहाँ पर जितनी भी संस्थाएं थी उन सब का निरीक्षण किया और विदेश में जो बच्चन रहे उनका विदेश में जो प्रवास था वहाँ पर उन्होंने किस तरह से बच्चों के साथ में अपना संवाद किया और वहाँ की संस्थाओं के बारे में जाना और साथ ही साथ जो वहाँ उनका संघर्ष था, उनकी जो जीवन गाथा थी उसका उन्होंने उल्लेख किया है बहुत ही रुचिपूर्ण तरीके से, किस्सा गोई के माध्यम से, जिसमें वर्णनात्मकता है, आत्मनिरीक्षण है, आत्मविश्लेषण है। ये उनके आत्मकथा का तीसरा खंड था। चौथा खंड है उनकी आत्मकथा का, वह है दश द्वार से सोपान तक। इस खंड में 1956 से लेकर 1983 तक के स्मृति चित्र इसमें संकलित हैं। मार्मिक प्रसंग हैं जिसमें संजय गांधी की हवाई दुर्घटना में मृत्यु, सांस्कृतिक जीवन की उनकी जो निराली पकड़ है उसका उसमें चित्रण है। गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान का उसमें उल्लेख है। राधा बाबा का चित्रण है। पूर्व जन्म की श्यामा कहने वाली लड़की के प्रसंग का चित्रण है। बंगलोर में जब अमिताभ का दुर्घटना ग्रस्त हो जाता है, होना है, उसका भी चित्रण उसमें किया गया है और यात्रा वर्णन है। इस तरह से दश द्वार जो से सोपान तक उनका जो खंड है आत्मकथा का, वह भी बहुत चर्चित और बहुत प्रसिद्ध खंड रहा है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने उल्लेख किया है। पूर्व का जो अनकहा था या जो परवर्ती जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, एक तरह से उपसंहार खंड है उनकी आत्मकथा का, जिसमें स्मृतियों का बड़े धैर्य से उन्होंने समेटा है उनको और एक तरह से जीवन की कथा
को उन्होंने वहाँ पर उपसंहार किया है। और एक भावुक कवि, एक प्रेमी, एक बौद्धिक विश्लेषक, अद्वितीय कथाकार, कर्मठ संघर्षशील महत्वाकांक्षी पुरुष का समन्वित रूप हमें उनके इस आत्मकथा के खंड में देखने को मिलता है। तो इनकी जो आत्मकथाएं हैं वो एक तरह से कल्पनाशीलता, मानविकता, भावात्मकता, संक्षिप्तता, जीवन संघर्ष, मानवतावाद की अनुगूंज उसमें दिखाई देती है, आध्यात्मिकता उसमें है, दार्शनिकता उनमें है, प्रणय, वेदना, नियतिवाद, राष्ट्रीय चेतना, स्वच्छंदतावादी भाव। तो एक तरह से उस कालखंड का ऐतिहासिक एक तरह से दस्तावेज भी हम उसे कह सकते हैं, साहित्यिक दस्तावेज होने के साथ साथ। तो एक तरह से भवन की नींव जो है वो क्या भूलूं क्या याद करूं है, उसकी दीवारें नीड़ का निर्माण फिर है, और छत जो है वो बसेरे से दूर है, और जो कुल मिलाकर उसका प्रकाश पुंज जो है वो है दश द्वार से सोपान तक। जो आत्मकथा साहित्य की जो परिणति है वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। आत्मकथा उनकी जो लिखी हुई हैं वो मील का पत्थर है साहित्य जगत में, हिंदी साहित्य जगत को बहुत बड़ी उनकी ये थाती है, बहुत बड़ी धरोहर है जो हिंदी साहित्य के पास उनकी है, जिसके माध्यम से न केवल उनके परिवार का हमें उनके जीवन की घटनाओं का वर्णन मिलता है, तत्कालीन जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थितियां हैं उनका भी हम आकलन कर सकते हैं। इस प्रकार बच्चन जी की कविताओं में हमें उनकी आत्मकथा की और उनकी आत्मकथाओं में उनके कविता के संस्कार की झलक मिलती है। बच्चन जी ने स्वयं भी कहा कि जैसे मेरी कविता आत्मकथा संस्कारी है वैसे ही मेरी आत्मकथा कविता संस्कारी है। तो दोनों जो है वो जब हम उनकी आत्मकथाओं को पढ़ते हैं तो वहाँ पर उनकी कविताएं हमें दिखाई देती हैं, और जब हम उनकी कविताओं को पढ़ते हैं, उनका मनन करते हैं, तो वहाँ पर उनकी आत्मकथाएं जो हैं वो हमें दिखाई देती हैं। तो ये दोनों जो है वो गमन करती हैं, एक दूसरे के साथ चलती हैं। एक चीज़ का मैं और यहाँ पर उल्लेख अवश्य करना चाहूँगी कि बच्चन जी ने बाल साहित्य भी रचा है। अब उनका जो बाल साहित्य है, यद्यपि वो एक तरह से आज के मानदंडों के अनुसार उसको बाल साहित्य न कहकर पारिवारिक साहित्य कहना चाहिए, क्योंकि परिवार के बच्चों के लिए उन्होंने वह साहित्य लिखा। तो लेकिन फिर भी वो बड़ा उनका रोचक है वो बाल साहित्य। और कुल 3 बाल कविताओं का संग्रह है उनका। ये संग्रह है जन्मदिन की भेंट, नीली चिड़िया और बंदर बाँट, जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के बच्चों के लिए रचना की थी। तो बाल साहित्य भी उन्होंने लिखा है। लेकिन बच्चन जी द्वारा रचित बाल साहित्य पर आलोचकों की दृष्टि नहीं जाती है। कम मात्रा में लिखा गया, शायद ये कारण होगा, या यह कारण भी हो सकता है कि उन्होंने पारिवारिक बच्चों के लिए ही वे कविताएं लिखी। लेकिन फिर भी साहित्यकार की लिखी हुई पंक्तियां जो हैं वो कम महत्व की नहीं होती हैं। बच्चन जी द्वारा लिखित बाल साहित्य भी कम महत्व का नहीं है, उस पर भी उचित दृष्टि डाली जानी चाहिए। तो इस तरह कविताएं उनकी बहुत प्रसिद्ध हुई, आत्मकथाएं बहुत प्रसिद्ध हुई, और अन्य विधाओं में भी उन्होंने रचनाएं लिखी हैं। इस प्रकार से जो साहित्य हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा पारदर्शी साहित्य था, स्पष्टवादी, विनम्र, संवेदनशील, मधुरता से परिपूर्ण, सरलता से परिपूर्ण, पाखंड का विखंडन करता हुआ, संस्कृति के प्रति अगाध प्रेम प्रदर्शित करता हुआ, कला के प्रति प्रेम प्रदर्शन करता हुआ, और अपनी शैली में अत्यंत सहज और प्रतिभा संपन्न जो लेखन है हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा, और हिंदी साहित्य जगत उसको कभी विस्मृत नहीं कर सकता है। तो आज हमने हरिवंश राय बच्चन जी पर चर्चा की है। आप लोग इसी तरह से साथ बने रहें। आज के लिए इतना ही। कोई भी विषय अगर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, उसका कोई एक बिंदु अगर आप विशेष रूप से उल्लेख करना चाहें, या आप चाहें कि उसको भी शामिल किया जाए, तो आप अवश्य बताइए कमेंट में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।